हाँ स्टूडेंट, नमस्कार। देखो आज हम कृषि विज्ञान के जो फलों उत्पादन चैप्टर चल रहा था उसमें हमने लास्ट पपीते की खेती की थी। उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट है वो क्या है, बेर की खेती है। किसकी खेती है? बेर की खेती है। बेर की खेती में हम अध्ययन करेंगे कि बेर की खेती में किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, क्या बेर का बॉटनिकल नेम होता है, कौन सा कुल होता है, किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है और कौन कौन सी इसकी उन्नत किस्में हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन से इसमें कीट होते हैं, कैसे इसका भंडारण किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसकी खेती के बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसकी? बेर की खेती के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बेर की खेती के बारे में जानते हैं। तो जानने से पहले देखेंगे हम बेर का बॉटनिकल नेम क्या होता है, वानस्पतिक नाम क्या होता है बेर का। जिजीफस मोर्सियाना। क्या होगा? जिजीफस मोर्सियाना होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आप इसको एक दो बार लिखोगे, ध्यान से देखोगे तो इसे याद हो जाएगा। क्या है? जिजीफस मोर्सियाना। उसके बाद में इसका कुल आता है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ भी लेते हैं कि बेर है वो किस कुल से है, तो कौन से हैं? रेमिनेसी है। कौन सा है? रेमिनेसी कुल से है। उसके बाद में आते हैं इसकी उत्पत्ति स्थल। तो उत्पत्ति स्थल कौन सा है इसका? अब देखो कई जगह आपको भारत भी लिखा हुआ मिलेगा, जो आपकी बुक है 12th की उसमें लिखा है इंडो चाइना। ठीक है, तो दोनों ही सही है, भारत भी सही है और इंडो चाइना ही सही है। तो ठीक है, आप इसको ध्यान में रखना कि जो बेर का उत्पत्ति स्थल है वो कौन सा है, भारत या इंडो चाइना। उसके बाद में आता है गुणसूत्र, कि बेर में गुणसूत्र है वो कितने होते हैं। तो बेर में गुणसूत्र होता है, देखो 2n बराबर 4x। 4x का मतलब होता है ये टेट्राप्लॉइड है। क्या है? चतुर्गुणित है। तो क्या हो जाएगा? गुणसूत्र 2n x बराबर 4x बराबर 48 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। तो जो 4x लिखा है 2n के आगे, 2n बराबर 4x बराबर 48। तो ये जो 4x का मतलब है ये क्या है? टेट्राप्लॉइड है, यानी चतुर्गुणित है। तो आप गुणसूत्र में क्या बताओगे कि जो गुणसूत्र होता है वो कितना होता है? इसमें 48 होता है। 2n बराबर 4x बराबर 48। अब आगे देखो फल का प्रकार, किस प्रकार का फल है, तो किस प्रकार का है? ड्रूप प्रकार का है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ड्रूप और हिंदी में बोलते हैं इसको अस्टिल। क्या कहते हैं? अस्टिल प्रकार का है ये फल है। तो क्या हो जाएगा? फल का प्रकार ड्रूप या अस्टिल हो जाएगा। उसके बाद में है खाए जाने वाला भाग। जो बेर होता है इसका कौन सा भाग खाया जाता है, तो कौन सा खाया जाता है? पेरिकार्प भाग है वो खाया जाता है। कौन सा भाग खाया जाता है? पेरिकार्प भाग है वो खाया जाता है। कौन सा भाग खाया जाता है? पेरिकार्प खाया जाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में वो बॉटनिकल नेम है, कुल है, गुणसूत्र है, कौन सा भाग खाया जाता है और कौन से फल का प्रकार है, किस प्रकार का। ठीक है, तो आप इसको देखना ध्यान से। उसके बाद में है भारत में अग्रणी राज्य, यानी भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो बेर का कहाँ होता है, तो कहाँ होता है? MP के अंदर होता है। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। तो भारत में सर्वाधिक बेर का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश, MP में होता है। उसके बाद में पूछ लिया आपको कि राजस्थान में कहाँ होता है, तो कहाँ होगा? राजस्थान में जयपुर के अंदर होता है बेर का सर्वाधिक उत्पादन। कहाँ होता है? जयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक बेर का उत्पादन कहाँ होता है? जयपुर में। और जयपुर में है चोमू। चोमू कौन सा है? चोमू। चोमू के बेर है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, जयपुर में कौन सा है? चोमू। जयपुर के पास चोमू स्थान है, रिंगिस के पास में, जयपुर के पास में है। राजस्थान में अग्रणी जिला कौन सा हो जाएगा? जयपुर में होता है। जयपुर में जो बेर की खेती है वो सर्वाधिक की जाती है। और जो जयपुर में चोमू है वहाँ के बेर है वो कहाँ है? प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बेर कहाँ के हैं? जयपुर के पास में चोमू है। तो चोमू के बेर क्या है? प्रसिद्ध है, ध्यान रखना आप। उसके बाद में देखो बेर को
बेर को शुष्क फलों का राजा कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं। तो शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं? बेर को कहते हैं। शुष्क जलवायु का फल भी कहते हैं, शुष्क जलवायु का फल भी कहते हैं, और साथ में इसे शुष्क फलों का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क फलों का राजा कहते हैं। उसके बाद में गरीबों का या गरीब का सेव भी कहते हैं। एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि गरीब का सेव किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? गरीब का सेव किसे कहते हैं? बेर को कहते हैं। जैसे पूछ लेते हैं ना कि गरीब की गाय किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? बकरी को कहते हैं। उसी प्रकार गरीब का सेव किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बेर को ही कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? गरीब का सेव भी कहते हैं। इसके नाम ऐसे जाना जाता है। तो क्या है? बेर को शुष्क फलों का राजा भी कहते हैं, शुष्क जलवायु का फल भी कहते हैं, गरीब का सेव भी कहते हैं। याद रखना। उसके बाद में बेर में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। कितना पाया जाता है? ये मात्रा दे रखी है 150 मिलीग्रा। कितनी है? 150 मिलीग्रा है वो पर 100 ग्राम में पाई जाती है। तो कितनी मात्रा पाई जाती है? 150 मिलीग्रा पर 100 ग्राम में पाई जाती है। किसकी? विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। तो पूछ ले कि सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है किसमें? बेर में पाया जाता है। और कितना पाया जाता है? 150 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है। उसके बाद में विटामिन सी सर्वाधिक है वो पाया जाएगा। उस बाद में ए व सी, ए और बी कॉम्प्लेक्स भी पाए जाते हैं। इसमें कौन से पाए जाते हैं? ए बी कॉम्प्लेक्स भी इसमें पाया जाता है। बेर के जो पत्ते होते हैं उसका प्रयोग है वो पशु चारे के रूप में भी किया जाता है। जो बेर होता है उसके जो पत्ते होते हैं, जो सामान्य भाषा में, लोकल भाषा में पल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्ला। तो इसको क्या है? पशुओं के चराने के लिए काम में लेते हैं। चारे के रूप में भी जो बेर की पत्तियां होती है उसको सुखाकर चारे के रूप में भी काम में लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि जो बेर की पत्ती होती है उसका प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। उसके बाद में आती है जो बेर होता है उसमें परागण है वो किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा होता है। तो कोई पूछ ले कि बेर में परागण है वो किसके द्वारा होता है? भाई कीट के द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है। अब है जलवायु। तो ये बातें थी वो जनरली इसके बारे में थी। अब आती है जलवायु की। जो बेर की खेती होती है वो किस प्रकार की जलवायु में की जा सकती है? तो किस प्रकार की जलवायु में की जाती है कि बेर की खेती है वो शुष्क व अर्ध शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु में आसानी से की जा सकती है, जिसके लिए तापमान 30 से 35 डिग्री उपयुक्त रहता है। तो क्या आ जाएगा कि बेर की खेती के लिए शुष्क व अर्ध शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु में जो बेर की खेती है वो की जा सकती है, जिसके लिए तापमान 30 से 35 डिग्री उपयुक्त रहता है। तो तापमान कितना हो जाएगा? 30 से 35 डिग्री उपयुक्त रहता है। समझ में आई बात कि जो जलवायु के बारे में पूछ ले तो बेर की खेती है वो शुष्क व अर्ध शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु में आसानी से की जा सकती है, जिसके लिए तापमान कितना होना चाहिए? 30 से 35 डिग्री। उसके बाद में आती है मृदा की। जो हम बेर की खेती करते हैं उसमें किस प्रकार की मृदाओं की आवश्यकता होती है? तो अच्छे जल निकास वाली दोमट मृदा। वैसे तो देखो बेर की खेती है वो क्षारीय भूमि व लवणीय भूमि दोनों में की जा सकती है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बेर की खेती है वो सभी प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, जैसे क्षारीय और लवणीय भूमि में भी की जा सकती है। लेकिन अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा है वो सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा है वो सर्वाधिक उपयुक्त रहती है और जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। तो आप क्या लिख दोगे? मृदाओं में बलुई दोमट मृदा सबसे उपयुक्त रहती है। किसके लिए? बेर की खेती के लिए बलुई दोमट मृदा सबसे उपयुक्त रहती है। तो मृदा में क्या लिख दोगे कि बेर की खेती के लिए
बलुई दोमट मृदा सबसे उपयुक्त रहती है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। उसके बाद में क्या है, बेर क्षारीय मृदा के प्रति सहनशील होता है। इसका मतलब होता है कि बेर की खेती है वो क्षारीय भूमि में भी की जा सकती है, सहनशील होता है उसके प्रति। उसके बाद में आती है उन्नत किस्में। क्या आएगा, उन्नत किस्में। उन्नत किस्में में देखो बेर की 3 किस्में हैं, एक तो है अंगेती, एक है मध्यम और एक है पछेती। एक है अंगेती, मध्यम और पछेती। उसके बाद में किस्में हैं और इधर हो जाएगा फल पकने का समय। ठीक है। अंगेती देखो गोला, थार सेविका और थार भूराज। अंगेती कौन सी है, गोला, थार सेविका व थार भूराज। ये जो किस्में होती हैं उसके फल है वो कब पकते हैं, जनवरी का प्रथम सप्ताह में इसके फल है वो पककर तैयार हो जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार बेर के बारे में पूछते हैं। 100% क्वेश्चन आता है बेर के बारे में कि जो या तो पूछ लेते हैं अंगेती किस्म कौन सी है, या पूछ लेते हैं फल कब पकते हैं। तो यह ध्यान में रखना, जो गोला किस्म है वो क्या है, अंगेती है। थार सेविका भी अंगेती है और थार भूराज भी क्या है, अंगेती है। और जो पकने का समय है वो क्या है, जनवरी का प्रथम सप्ताह है। उसके बाद में है मध्यम। मध्यम में ध्यान रखना सेब किस्म है, सब इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। सेब किस्म किसकी है, बेर की है, ये ध्यान रखना। तो कौन सी है, मध्यम है। सेब, मुंडिया, जोगिया, कैथली, चोमू लोकल, कौन सी हो जाएगी, मध्यम। सेब, मुंडिया, जोगिया, कैथली और चोमू लोकल। और जो इसके फल पकने का समय होता है वो कब होता है, जनवरी का अंतिम सप्ताह। तो क्या हो जाएगा, जनवरी का अंतिम सप्ताह में फल पककर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में पछेती। तो पछेती है कि किस्म है उमरान, कौन सी है, उमरान। तो उमरान के फल पकने का समय कौन सा है, फरवरी का अंतिम सप्ताह और मार्च का प्रथम सप्ताह तक इसके फल है वो पककर तैयार हो जाते हैं। तो ये पकने का समय और ये किस्में हैं। तो पछेती कौन सी है, उमरान। और पकने का समय कौन सा है इसका, फरवरी का अंतिम सप्ताह और फरवरी का अंतिम सप्ताह से मार्च का प्रथम सप्ताह तक ये पकती रहती है। तो आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो। चलो अब आगे देखो आप, जलवायु हो गई, मृदा हो गई, उसके बाद में उन्नत किस्में हो गई। अब आती है हमारी प्रवर्धन कि पौधों का प्रसारण है वो किसके द्वारा होता है। क्या आएगा, प्रवर्धन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि बेर का प्रवर्धन है वो किसके द्वारा होता है, वानस्पतिक विधि द्वारा होता है। और कौन सी विधि काम में लेते हैं, इसमें कलिकाइन करते हैं। कौन सा कलिकाइन करते हैं, छल्ला। तो इम्पोर्टेंट है भी कि छल्ला विधि है वो किस में काम में लेते हैं, बेर में। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि छल्ला विधि है वो किस में लेते हैं। तो लिखो बेर का प्रवर्धन छल्ला। बेर का प्रवर्धन, बेर का प्रवर्धन छल्ला विधि व टी कलिकाइन विधि द्वारा किया जाता है। तो
इसमें क्या हो जाएगा कि जो बेर का प्रवर्धन है वो मांसविधिक विधि द्वारा किया जाता है। मांसविक विधि में छल्ला क्लिकायन व टी क्लिकायन विधि काम में लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि बेर का प्रवर्धन है वो छल्ला क्लिकायन व टी क्लिकायन द्वारा किया जाता है। और जो उपयुक्त समय होता है, जो करने का सबसे उपयुक्त समय होता है छल्ला क्लिकायन या टी क्लिकायन प्रवर्धन करने का जो उपयुक्त समय होता है वो कौन सा होता है, कौन सा होगा? इसका होगा जो उपयुक्त समय जुलाई अगस्त में होगा। कौन सा होगा? जुलाई अगस्त माह में। ठीक है, तो इसके द्वारा है वो प्रवर्धन किया जाता है। किसके द्वारा? छल्ला विधि व टी क्लिकायन विधि द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। और प्रवर्धन करने का समय वो कौन सा है? जुलाई अगस्त है। उसके बाद में आएगा आपका पौधरोपण। देखो पौधरोपण में आपको ये ध्यान रखना है, एक तो गड्ढे से गड्ढे की दूरी कितनी है, एक पौधे से पौधे की दूरी कितनी है, गड्ढे का आकार क्या है और पौधे से पौधे की दूरी कितनी है, और एक गड्ढा भरना किस प्रकार हम गड्ढे को भरते हैं, और एक पौध कब लगाते हैं। तो लिखना है बेर का पौधरोपण वर्षा ऋतु बेर का पौधरोपण वर्षा ऋतु में किया जाता है। सर्वाधिक जो उपयुक्त समय वो कौन सा है? वर्षा ऋतु है। और वर्षा ऋतु कब आती है? जुलाई अगस्त के महीने में बेर का पौधरोपण किया जाता है। तो आप क्या लिख दोगे कि बेर का पौधरोपण है वो वर्षा ऋतु में किया जाता है। उसके बाद में आते हैं गड्ढे का आकार, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, पौधे से पौधे की दूरी। तो गड्ढे का आकार कितना होगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर। और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होगी? 8 मीटर। जो हम बेर का पौधा लगाएंगे तो उससे पहले गड्ढा तैयार करेंगे। गड्ढा तैयार कब करेंगे? जून जुलाई में करेंगे, ठीक है नहीं। 1 महीने पहले है वो गड्ढे तैयार किए जाते हैं। जब हम बगीचा लगाते हैं या जो बेर का पौधा लगाना हो, उसके जब हमें आज पौधा लगाना हो बेर का, तो उससे 1 महीने पहले गड्ढा तैयार करते हैं। और ऐसे नहीं है कि आज इस टाइम आप लगा दो, ऐसे नहीं है। तो अच्छा पौधरोपण किया जाता है वो कब होता है? वर्षा ऋतु में किया जाता है, मतलब जुलाई अगस्त में किया जाता है। जुलाई अगस्त में हम जब इसका पौधरोपण करेंगे तो गड्ढा कब तैयार करेंगे? जून जुलाई में ही करेंगे, 1 महीने पहले ही करेंगे। 1 महीने पहले ग्रीष्म ऋतु में 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर के आकार के, जैसे ये गड्ढा है वो इस प्रकार खोद लेंगे, ठीक है। ये कब करना है? जब वर्षा ऋतु उसके 1 महीने पहले कर लिया। और कितनी दूरी पे करना है? दूरी का भी ध्यान रखना है। दूरी कितनी है आपकी? 8 इंटू ये जो दूरी है वो कितनी होगी? 8 मीटर। 8 मीटर की दूरी पे इस प्रकार है वो गड्ढे खोदते जाएंगे। 1 महीने पहले गड्ढे को खोद देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार गड्ढे को 1 महीने पहले खोद देंगे। अब इन गड्ढों को भरना है। गड्ढों का भरना। अब गड्ढों को भरोगे कैसे? आप 25 केजी गोबर की सड़ी खाद, 25 केजी आपको अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है। उसके बाद में 1 किलोग्राम सुपर फास्फेट व
50 से 100 ग्राम क्विनाल फॉस 1.5% चूर्ण को मिलाकर गड्ढों को भर देना चाहिए। ओके, तो आपने जो 1 महीने पहले पौधरोपण के 1 महीने पहले, यानी पौधरोपण कब करते हैं? जुलाई अगस्त में करते हैं, वर्षा ऋतु में करते हैं। तो गड्ढे तैयार मैंने पहले ही कह दिया कि 1 महीने पहले करते हैं। तो 1 महीने पहले आपने इस आकार के गड्ढे खोद दिए हैं। उसमें क्या करना है? 25 किलो गोबर की खाद डालनी है इस गड्ढे में, 1 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 50 से 100 ग्राम है वो क्विनाल फॉस घेरनी है। 1.5% चूर्ण आता है, उसको सारे को मिलाकर इसी तरीके से इस गड्ढों को भर देना है। 1 महीने तक इसको छोड़ देना है। उसके बाद जब भी वर्षा ऋतु आए तो आप इसको इसके अंदर है वो बेर के पौधरोपण है वो पौधे को लगा सकते हैं, पौधरोपण कर सकते हैं। तो इस प्रकार है वो गड्ढे को भरना है। तो समझे बात कि प्रवर्धन है वो किस प्रकार करते हैं, कि बेर में प्रवर्धन है वो, प्रवर्धन का मतलब है पौधों का प्रसारण किस प्रकार करते हो। तो जो प्रवर्धन है वो बेर का वानस्पतिक विधि द्वारा किया जाता है, और इसमें छल्ला विधि व टीक लिकाइन काम में लेते हैं। और इनके करने जो छल्ला विधि है या टीक लिकाइन है जो करने का उपयुक्त समय है वो कब है? जुलाई अगस्त है। उसके बाद में आता है आपका पौधरोपण, यानी इसके पौधे कब लगाए जाते हैं बेर के, तो कब लगाते हैं? जनरली से वर्षा ऋतु में लगाया जाता है, जुलाई अगस्त माह में। और इसके जो गड्ढे के आकार है वो कितना? 1 × 1 मीटर, और पौधे से पौधे की दूरी कितनी है? 8 × 8 मीटर है। ठीक है। उसके बाद में आता है गड्ढों को भरना। किस प्रकार आप गड्ढों को भरते हो? तो 20 से 25 kg अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, 1 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 50 से 100 ग्राम है वो क्विनाल फॉस 1.5% का चूर्ण अच्छी तरह से मिलाकर गड्ढे में भर देते हैं। उसके बाद शाम के समय में इसमें गड्ढे में पौधरोपण कर देना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट है वो कल करेंगे।